नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के लिए एक टिप्पणी की। टिप्पणी से मतलब मजाक में ही कहा, लेकिन चुटकी ली। चुटकी लेते समय सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई और ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई के मामले में ये कहा जाता है कि वो न्याय के दर्शन हैं। न्याय के दर्शन से मतलब है कि वो डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोवर हैं और डॉक्टर अंबेडकर को साशा फॉलो करते हैं। उनकी रिसर्च भी डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर ही थी और ऐसा कहते हैं कि ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई जब सुनवाई करते हैं तो उसकी तह तक जाते हैं। हमने सबने देखा कि आर्टिकल 370 की सुनवाई करते समय ऑनरेबल जस्टिस गवई के जो प्रश्न थे पिटिशनर्स पर, वो उन पर बहुत भारी पड़ रहे थे। इसलिए ऑनरेबल जस्टिस गवई की अदालत में एक केस आया, 2 जजेस की बेंच में। अपील इस बात की, पिटिशन इस बात की आई कि गुजरात में एक प्रैक्टिस चल रही है। गुजरात में प्रैक्टिस ये चल रही है कि जमानत से पहले पुलिस हैविंग द लिबर्टी टू गेट द रिमांड, मतलब रिमांड मांग ली जाए। ये वहाँ की प्रैक्टिस में है। तुषार मेहता साहब गुजरात पुलिस की तरफ से प्रेजेंट हुए। हालांकि 2 सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी प्रेजेंट हुए, एक एस बी राजू साहब और ऐश्वर्या भाटी जी। तो इन जो सामने समस्या थी, वो समस्या ये थी, पहले फैक्ट के मामले में जाते हैं, फिर चर्चा की बात करते हैं कि आखिर किस विषय पर ये विषय आया, विषय पर वो विषय जाए, ये बात सामने आई। तो मतलब वो हुआ क्या था उसमें, क्यों ऐसा कोर्ट ने कहा, उस पर हम लोग चर्चा करें तो फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं। फैक्ट ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आया था। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत ग्रांट कर दी थी। अग्रिम जमानत का आदेश नीचे ट्रांसफ़र कर दिया गया। निचली अदालत में जिसमें वो मामला था, निचली अदालत में पुलिस ने एप्लीकेशन लगाया कि हमको रिमांड दे दी जाए। कोर्ट ने उसको अग्रिम जमानत देने की बजाय रिमांड दे दी और रिमांड देने के बाद जब वो वापस आया तो उसको बेल ग्रांट कर दी। अब किसी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दे दी गई हो, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया हो कि निचली अदालत उनको अग्रिम जमानत दे दे, ऐसे आदेश के बावजूद उसको रिमांड पर दे दिया जाए और रिमांड में जाने के बाद उसको बेल ग्रांट की जाए, प्रॉपर बेल ग्रांट की जाए, ये विषय सुप्रीम कोर्ट के पास आया। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। उन्होंने गुजरात सरकार को, यानी कि पुलिस को तलब किया, गुजरात सरकार को तलब किया और कोर्ट को तलब किया। अब इस विषय पर चर्चा करते समय उन्होंने कहा, भाई ये कौन सी प्रैक्टिस है? तो तुषार मेहता साहब ने उनके सामने पुलिस की तरफ से ये कहा कि साहब, ये पुलिस की गलती तो नहीं है, क्योंकि पुलिस को मालूम ही नहीं है कि कहाँ बेल हो गई। ये तो मैजिस्ट्रेट का काम है। जिस कोर्ट है, कोर्ट ने ऑर्डर को मिस इंटरप्रेट किया है, कोर्ट ने ऑर्डर को गलत तरीके से पढ़ा है, इसलिए ये सब कुछ हुआ। हालांकि उन्होंने कहा, हालांकि जिस अधिकारी ने ऐसा किया था उसको सस्पेंड कर दिया गया है, उसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है कि वाकई में जानबूझकर उसने बेल डिमांड मांगी है या फिर वाकई में वो इग्नोरेंस में था, इसकी जांच चल रही है और ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन उन्होंने साथ में कहा कि साहब, गुजरात में एक आम प्रैक्टिस है कि अगर किसी व्यक्ति को जमानत का मामला है और कोई व्यक्ति अगर उसमें कोई जमानत का मामला है और अगर पुलिस उसमें रिमांड चाहती है तो रिमांड दे दी जाती है ताकि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो सके। उन्होंने ये तो गलत वो है। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश होते समय ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा, आपके पास तो इतनी अच्छी एकेडमी है, उस एकेडमी में जजेस की ट्रेनिंग होती है, क्या ये ट्रेनिंगें नहीं होती कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का साशा पालन करना है? आपके पास एकेडमी है, बड़ा सुंदर वो है, सिस्टम है। कोर्ट के सामने ये चर्चा चल ही रही थी तो उन्होंने कहा, साहब गुजरात में ऐसी प्रैक्टिस है और ऐसी प्रैक्टिस ख़त्म करने की आवश्यकता है। तो बोले, नहीं, गुजरात के लिए सब कुछ विशेष होना चाहिए। गुजरात के लिए सब कुछ विशेष होना चाहिए क्या? मतलब अलग से, कुल मिलाकर कोर्ट ये कह रहा था कि गुजरात के लिए क्या अलग से सेटअप बनाया जाएगा? क्या गुजरात के लिए अलग से सिस्टम बनाया जाएगा? क्या गुजरात को अलग से ट्रीट किया जाएगा? गुजरात सामान्यता, जो सामान्य प्रक्रिया है उसमें नहीं आएगा, जो कि प्रैक्टिस पूरे देश में है। गुजरात के लिए अलग से रेगुलेशन बनाना पड़ेगा गुजरात के लिए, ऐसा चुटकी लेते समय कहा। मतलब कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, लेकिन उन्होंने चुटकी ली। अब चुटकी तो लेने का सिलसिला इस समय चल ही रहा है। 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के 75 साल के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने भी चुटकी ली थी।
और प्रधानमंत्री जी ने चुटकी ये ली थी कि भाई हम संसद के लिए एक बड़ा फंड, वो संसद कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बड़ा फंड रिलीज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग बननी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आभा मंडल होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम अच्छा होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट विश्व में दिखनी चाहिए कि हमारी सुप्रीम कोर्ट है। क्योंकि ये तो मैं भी मानता हूँ कि जो पुराना स्ट्रक्चर है, चाहे वो मुगलों के स्ट्रक्चर हों, चाहे वो ईसाइयों के स्ट्रक्चर हों, वो स्ट्रक्चर हमको छोड़ देने चाहिए, वो म्यूज़ियम की तरह, गुलामी की निशानी की तरह दिखाई देने चाहिए और हम सबको नई बिल्डिंगों में जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ये जो बिल्डिंग है तिलक मार्ग वाली, ये स्वतंत्रता के बाद ही बनी है, स्वतंत्रता से के बाद बनी है, तो यहाँ पर वो शिफ्ट हुआ था बाद में, लेकिन उस समय पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स में ही सुप्रीम कोर्ट लगता था, क्योंकि 7 जजेस थे मैक्सिमम, और 7 जजेस आप सोच सकते हैं कि पार्लियामेंट की एक एक बिल्डिंग के अंदर हो सकता था, पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स के अंदर हो सकता था। उससे एक लाभ होता था, उससे एक लाभ ये होता था कि सुप्रीम कोर्ट अगर, मतलब फेडरल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर कॉम्प्लेक्स में बैठता था तो ये एहसास रहता था कोर्ट को कि नहीं, पार्लियामेंट के ही हम हिस्से हैं, पार्लियामेंट हमारे ऊपर सुप्रीम है, देश के लोग, यानी कि जो बेसिक ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है वो है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, पार्लियामेंट जो कानून बनाएगा उसका पालन करना ही हमारा काम है, हम केवल कर्मचारी हैं इस देश के, हम इस देश में न्याय व्यवस्था देने आए हैं और न्याय व्यवस्था पार्लियामेंट तय करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी पार्लियामेंट ने ही बनाया, सुप्रीम कोर्ट को भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही जगह मिली, राइट एंड ड्यूटीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी। वो अलग बात है कि बाद में सुप्रीम कोर्ट की जो राइट एंड ड्यूटीज़ हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो कॉग्निजेंस ले लिया, हमारा अपॉइंटमेंट ऐसा होना चाहिए, हम ऐसे चलेंगे, हम वैसे चलेंगे, और चूंकि उनको लिबर्टी दी थी कि आप अपने लोअर कोर्ट का प्रोसीजर तय कर सकते हैं, वो प्रोसीजर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर को भी बदल दिया और कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए अमेंडमेंट को भी धता बता दिया। धता बताने से मतलब है कि उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन जब तक वो उस कॉम्प्लेक्स में सुप्रीम कोर्ट रहा, पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स में, उस समय तक ये एहसास था कि हमको पार्लियामेंट की बात को पालन करना है, पार्लियामेंट के खिलाफ कुछ नहीं करना, लेजिस्लेटिव जो ऑर्डर्स हो रहे हैं, लेजिस्लेशन जो पास हो रहा है, कानून जो पास हो रहा है, अगर उसमें कुछ कमियां लगती हैं तो स्ट्रिक्चर पास करके उनको भेज दिया जाता है कि भाई इसमें ये कमी रहेगी, इसको सुधार लो, लेकिन हम उसको ओवर रूल नहीं कर सकते। ये सब एहसास था। बाद में धीरे धीरे करके 1989 के बाद जब चलती फिरती सरकारें बनी तो 2014 तक ऐसी सरकारें बनती रहीं। चलती फिरती सरकारों के दौरान किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट के या कोर्ट के लिए कोई डायरेक्शन दे सकता, कोर्ट हावी होता चला गया, और उसके बाद ही एनजेएसी का केस, उसके बाद ही मैं कहूँ कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का केस, एसपी गुप्ता का केस तो हालांकि 82 का है, लेकिन 1989 के बाद लगातार ये केसेस है, सुप्रीम कोर्ट पावर लेता चला गया और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के नाम से उसने इतनी पावर ले ली कि वो पार्लियामेंट को भी बताता है कि तुम गलत हो, यानी कि हम भारत के लोग सब गलत हैं। जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट पास कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस, वो सब सही है। बात उनकी सही भी है कि भाई ऐसे ही कानून का निर्वचन किया जाता है, कानून का इंटरप्रिटेशन किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए कानून को ओवरराइड कर दिया जाएगा और सीधा आदेश दे दिया जाएगा कि हम आपके कानून को अवैध घोषित करते हैं। स्ट्रिक्चर पास करने की परंपराएं हमारे यहाँ रही हैं। तो उस समय जो नया कॉम्प्लेक्स बनने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही, उस नए कॉम्प्लेक्स को बनाने में जो खर्चा आएगा वो उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि जैसे हम पार्लियामेंट का नया कॉम्प्लेक्स बना रहे थे तो आपके पास पिटीशनें चली जाएंगी, साहब इन्वायरमेंट का उल्लंघन है और ये फिजूल खर्ची है और ये है वो है, वो आपके पास आ सकती है, ऐसा उन्होंने चुटकी ली थी। दूसरा, मनन कुमार मिश्रा वाले मामले में भी उन्होंने चुटकी ली थी, क्योंकि मनन कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री जी को अप्रिशिएट कर रहे थे, देश कहाँ चला गया, कहाँ बढ़ गया, कहाँ पहुँच गया, और देश की जो तरक्की है, देश का जो आभा मंडल है संसार में, जो देश को स्थान मिल रहा है और विश्व के नेता प्रधानमंत्री जी के सामने नतमस्तक हैं, वो सब कुछ आ रहा था सामने।
अब चूंकि वो सब कुछ सामने आ रहा था, वो बोल रहे थे, तो सारी बेंच बैठी थी, हाई कोर्ट के जजेस बैठे थे, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस बैठे थे, सीनियर एडवोकेट्स मोस्टली सब बैठे हुए थे, बार एसोसिएशन SCBA के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं वो सारे बैठे हुए थे, या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स बैठे हुए थे। तो आप सोचो कि वहाँ पर 25 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो रहा था। जो वकील पूरे देश में है 25 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर हो रहा था। ऐसे में मनन कुमार मिश्रा जी के द्वारा ऐसा कहना तो बहुत ज़्यादा, उसमें कुछ तो तालियां बजीं, लेकिन बहुत अप्रिशिएट नहीं किया गया कि भारत की इस तरक्की के विषय में जब चर्चा चल रही थी कि भारत क्या कर रहा है, तो प्रधानमंत्री जी ने उस पर चुटकी ली थी जब उन्होंने भवन की सैंक्शन की बात कह दी थी कि भाई हम आपके लिए भवन दे रहे हैं और हमने आपको 4 गुना सेकेंड राउंड से 4 गुना कोर्ट्स के लिए फंड रिलीज कर दिए हैं। तो कुछ लोगों ने हल्के से तालियां बजाई, तो उन्होंने कहा भाई इस पर तो तालियां बजा सकते हो, ये विषय तो आपका ही है, आपके भले का है। आप मनन कुमार मिश्रा के ऊपर ताली नहीं बजाते वो अलग बात है। मनन कुमार मिश्रा के बात की बात कहने पर आप बहुत उत्साह से ताली नहीं बजा सकते, ये मैं समझ सकता हूँ का मतलब कोर्ट वहाँ पर बैठी हुई है, सरकार को अप्रिशिएट करना मतलब कुछ गलत ना हो जाए, वकीलों को भी थोड़ा डर लग रहा होगा कि हमारे ऑर्डर्स में कोई समस्या ना हो जाए, हमारे केसेस में कोई समस्या ना हो जाए। और ये बात सही भी है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस में भी ऐसा नहीं है कि सरकार को अप्रिशिएट करे या फिर अपोजिशन को अप्रिशिएट करे या फिर पॉलिटिकल पार्टियों को अप्रिशिएट करे। सुप्रीम कोर्ट तटस्थ रहता है, ना किसी की खुशी में खुश होता है, ना किसी की नाराजगी में नाराज होता है। सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल जजमेंट करता है, यानी कि जो फैक्ट सामने रखे गए होंगे, उन फैक्ट के जो आधार रखे गए होंगे, उसकी जो गुणवत्ता रखी गई होगी और कोर्ट की अपनी नॉलेज जितनी रही होगी, वकीलों की जितनी नॉलेज रहेगी, उन सब ने मिलकर एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश की होगी और वो सोल्यूशन पटल पर आ गया, वो सोल्यूशन ऑन रिकॉर्ड आ गया। तो इसमें मेरा मानना है कि ना उनकी गलती ना इनकी गलती, लेकिन बस इतना कहा जा सकता है कि अगर पूरा देश, सुप्रीम कोर्ट का अपना भी मानना भी है, चूंकि चीफ जस्टिस ने उस समय ये कहा था कि देखिए साहब, सुप्रीम कोर्ट को तैयार रहना चाहिए, कोर्ट्स को तैयार रहना चाहिए पब्लिक क्रिटिक्स के लिए, और हमें उसके खिलाफ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। पब्लिक क्रिटिक्स के लिए इसलिए क्योंकि दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष तो हारेगा ही मुकदमा, और दोनों पक्षों में से अगर कोई एक पक्ष हारेगा तो दूसरा जो हारने वाला पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करेगा, क्योंकि दोनों अपने अपने हिसाब से ये कहना चाहते हैं कि हम सही थे। अब वो कहेगा तो फिर गलत कौन हो गया, तो कहेगा सुप्रीम कोर्ट गलत हो गया। ये वैसी ही है जैसे अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, ऐसा नारा लगा तो कातिल कौन था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज किया जा रहा था। दूसरा ये भी कहा जा सकता है कि बाबरी ढांचे के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो उन्होंने कहा साहब किताब भी आपकी, कॉपी भी आपकी, कलम भी आपकी, सरकार भी आपकी, कोर्ट भी आपकी, अब मर्जी हो वो लिख लो। ये मुस्लिम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मुस्लिम कॉन्सेप्ट ये है कि वो कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानते, कोई कानून नहीं मानते, वो तो सिर्फ ये जानते हैं कि मेरे पास ताकत है तो हम सब मिटाकर समाप्त कर देंगे। वो तो ये जानते हैं कि जिसके पास पावर होती है, जिसके जूते में दम होती है, वही सब कुछ करता है। अब ऐसी परिस्थिति में मुस्लिम पक्ष का, मुसलमानों में कुछ मुसलमानों का ऐसा कहना स्वाभाविक है, क्योंकि वो स्वभाव से वैसे हैं, और चूंकि वो स्वभाव से वैसे हैं इसलिए ऐसा वो कह सकते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर गुजरात सरकार को इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई ये प्रैक्टिस खत्म होनी चाहिए। जब हमारा आदेश आ गया तो हमारे आदेश के ऊपर अभियुक्त को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। आपने ज़बरदस्ती उसको अभियुक्त बना दिया। अभी जब तक अग्रिम जमानत वो ले रहा था तब तक कुछ नहीं था, लेकिन आपने उसको रेगुलर बेल ग्रांट कर दी, उसको रिमांड पर भेज दिया, और रिमांड पर भेजकर रेगुलर बेल ग्रांट करने का मतलब हो गया कि अब आपने उसको अभियुक्त बना दिया। पहले इन्वेस्टिगेशन हो जाने देते, पहले मटेरियल आ जाने देते। अग्रिम जमानत का मतलब ये है कि हम आपको एंटिसिपेटरी बेल दे रहे हैं, आपको जमा नहीं किया जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा, आपसे पूछताछ होगी। लेकिन आप सोचो कि आपसे सीधी पूछताछ होगी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ होगी, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं कोऑपरेट करोगे तो जेल चले जाओगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश आ भी गया, और उसके बावजूद, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आदेश आने के बावजूद आप उसको रिमांड पर दे रहे हैं। मतलब ये है कि अब कस्टडी में उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिना कस्टडी के उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आप कह रहे हो कि कस्टडी में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और कस्टडी से जब जमा किया तो जमा करने के बाद उसको रेगुलर बेल ग्रांट कर दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। आप सोचो कि ये कैसा है जो अभियुक्त था ही नहीं, जिसको अग्रिम जमानत मिल चुकी थी। तो ये तो प्रैक्टिस सामान्य आदमी के लिए बहुत खतरनाक है।
सामान्य आदमी तो भाई मरकर रह गया आपकी प्रैक्टिस के चक्कर में, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं अभी कोई केस नहीं बनता, हम इसको अग्रिम जमानत दे रहे हैं और अभी आप इन्वेस्टिगेशन करिए, जब आपको मिल जाए मटेरियल तो इसको जमा कर देना। लेकिन मटेरियल मिलने से पहले ही उसको रिमांड पर ले लिया और कोर्ट ने रिमांड पर दे दिया। तो कोर्ट को भी तलब किया है, सरकार को भी तलब किया है और उसको पुलिस को भी तलब किया है। अब जिन मैजिस्ट्रेट ने या जज साहब ने ये ऑर्डर किया होगा रिमांड का, उनके ऊपर क्या गाज गिरेगी, संभवतः उनका टर्मिनेशन ही होगा। अदरवाइज जो मिनिमम बात कही जाती है वो ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। पुलिस, तुषार मेहता साहब का कहना था पुलिस की गलती नहीं, क्योंकि पुलिस के पास कोई ऑर्डर नहीं था। पुलिस अपने स्वाभाविक प्रक्रिया में जैसे रिमांड मांगती है वैसे रिमांड मांग रही थी। उसको मालूम ही नहीं कि अग्रिम जमानत इसकी ग्रांट हो चुकी है। अग्रिम जमानत तो कोर्ट के पास थी। कोर्ट ने ऑर्डर को मिस इंटरप्रेट किया, कोर्ट ने ऑर्डर को गलत तरीके से पढ़ा। अगर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोर्ट सही से ऑर्डर पढ़ भी नहीं सकता तो क्या कोर्ट की ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए? क्या कोर्ट इनकॉम्पिटेंट नहीं है, इनएलिजिबल नहीं है? हम देखते हैं कि हर साल दर्जनों जजेस टर्मिनेट होते हैं, दर्जनों, मतलब एक आदमी दर्जनों टर्मिनेट होते हैं सिर्फ इनकॉम्पिटेंसी की वजह से, क्योंकि हमको जजेस नहीं मिल रहे हैं। बहुत जगह वैकेंसी खाली जाती है। अब जो जज मिल रहा है वो रटिफिकेशन वाला मिल रहा है, बेयर एक्ट याद करके आता, कॉन्सेप्ट जानता नहीं है, कॉन्सेप्ट पर काम नहीं करता। लेकिन अब भाई सीटें भरनी है तो भरी जा रही हैं। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि पढ़ाई कर लीजिए, जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ाई कर लीजिए, अच्छे जज बन जाइए। अगर जज रट कर बन भी गए तो टर्मिनेट भी हो सकते हैं। लगातार हो रहा है ये। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।